हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग मगध राज्य का उत्कर्ष के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आए दिन एग्जाम से एक ना दो क्वेश्चन इस टॉपिक से आते रहते हैं। और ये मगध राज्य का उत्कर्ष लूसेंट के चैप्टर 13 से 16 को कवर करने वाला है। और जितने भी राजवंश जो है मगध की गद्दी पर शासन किया, उसको उसका एक ट्रिक है। लगभग 7 राजवंशों ने यहाँ पर शासन किया है और ट्रिक है हसीन मौसुका 7। तो ह से आ जाएगा हर्यक वंश, सी से आ गया शिशुनाग वंश, न से आ गया नंद वंश, मौ से आ गया मौर्य वंश, सु से आ गया शुंग वंश, का से आ गया कन्नव वंश और सात से सातवाहन वंश। तो यहाँ पर टोटल 7 डायनेस्टी के बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, किसने कब तक शासन किया और क्या क्या किया। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला यहाँ पर आएगा हर्यक वंश। ऐसे मगध के सबसे प्राचीन वंश के जो संस्थापक थे वो बृहद्रथ था और उसकी राजधानी थी ग्रीब्रज, राजगृह। और दूसरा है पॉइंट, हर्यक वंश के संस्थापक जो है बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा। इसका मतलब हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार है और 544 ईसा पूर्व में वह गद्दी पर बैठा और वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था और उसने 52 वर्षों तक मगध पर शासन किया। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की और 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अपने पिता की हत्या कर बिंबिसार की हत्या कर अजातशत्रु ने 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। उसका उपनाम कुड़िक था और उसने लगभग मगध पर 32 वर्षों तक शासन किया। और 461 ईसा पूर्व में अजातशत्रु की हत्या कर उसका पुत्र उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। इसके भी पुत्र ने इसका हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठा। और हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। हर्यक वंश का सबसे लास्ट शासक तो जो था वो नागदशक था और नागदशक को उसके अमात्य मतलब मंत्री ने शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मतलब उसे हराकर मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो हर्यक वंश यहाँ पर समाप्त हुआ। 412 ईस्वी में शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से लेकर वैशाली को स्थानांतरित की, मतलब पाटलिपुत्र से राजधानी को वैशाली शिफ्ट किया। नेक्स्ट पॉइंट है शिशुनाग का उत्तराधिकारी जो है कालाशोक हुआ, जो पुनः राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र लेकर आया। और शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। तो यहाँ पर 2 डायनेस्टी खत्म हो गए, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश। अब इसके बाद आता है नंद वंश। इसके बाद नंद वंश आया, जिसके संस्थापक महापद्म नंद हुए एवं इसका अंतिम शासक घनानंद हुआ। और यह सिकंदर का समकालीन था और इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो नंद वंश के बाद आया हसीन मौ से मौर्य वंश। तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और जो घनानंद या पद्मनंद थे वो सिकंदर के समकालीन थे। तो 1-2 पॉइंट यहाँ पर सिकंदर का भी, कि सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ और उसके पिता का नाम था फिलिप। सिकंदर जो है अरस्तु का शिष्य था। और फिलिप का जो है 359 ईसा पूर्व में मकदुनिया का जो शासक बना था और इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई थी। सिकंदर का जो थल सेनापति था वो सेल्यूकस निकेटर था, जिसका आगे जिक्र मिलेगा आपको मौर्य डायनेस्टी में, तथा जो जल सेनापति था वो निर्याकस था। सिकंदर ने पंजाब के शासक पोरस के साथ हाइडेस्पीज का युद्ध, जिसे झेलम या वितस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है, वो युद्ध किया था, हाइडेस्पीज का युद्ध। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि हाइडेस्पीज का युद्ध या झेलम का युद्ध कब हुआ था या किसके बीच हुआ था और किस नदी के किनारे हुआ था। तो आप लोग ध्यान में रखना। और सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में मात्र 33 वर्ष की अवस्था में हुई थी और उसके प्रिय घोड़ा का नाम था बौकेफला। और अब आता है मौर्य वंश। तो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य और जिसका जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में हुआ था। 345 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। और चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है। यहाँ पर गलती से चंद्रगुप्त हो गया है, चंद्रगुप्त नहीं, चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है। चंद्रगुप्त जो है मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा और चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया और उसकी पुत्री कार्नेलिया से शादी की, जिसके बाद जो संधि थी उसके अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात तथा मकरान सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त को दिए थे।
चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मेगास्थनीज जो है सेलूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में हुआ था, वो भी उपवास के द्वारा। और यहाँ पर 298 ईसा पूर्व में ही चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार मगध की गद्दी पर बैठा, जिसे हम अमित्रघात के नाम से जानते हैं। बिंदुसार जो था आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली पुत्र गोशाल ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी अशोक हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। मौर्य वंश का सबसे महान शासक अशोक हुआ और अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः अभिलेखों से प्राप्त होता है और अभिलेखों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, एक शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख और फिर गुहालेख। नेक्स्ट पॉइंट है अशोक ने अपने अभिषेक मतलब राज्य अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया था। अगला पॉइंट है उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफा बनवाए थे और जिसका नाम था पहला कर्ज, चौपाड़, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था और भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने ही प्रारंभ किया था। अशोक के जो शिलालेख थे वो मुख्यतः 4 लिपि में प्राप्त हुए हैं, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक। ग्रीक और अरमाइक जो लिपि थे इसके अभिलेख अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं। खरोष्टी लिपि का अभिलेख पाकिस्तान से प्राप्त हुआ और ब्राह्मी लिपि का अभिलेख जो है भारत से प्राप्त हुआ है। खरोष्टी लिपि जो है दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में भाव चित्रात्मक लिपि थी, वो भी दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अशोक के जो शिलालेख की खोज हुई वो 1750 ईस्वी में हुई थी, जिसकी संख्या 14 है, शिलालेखों की संख्या 14 है। और सबसे प्रथम में जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में सबसे पहले अभिलेखों को पढ़ने में सक्षम हुए। जेम्स प्रिंसेप 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम अभिलेखों को पढ़ा। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में मिली हैं। इसका मतलब कि वो भारत में मात्र मिली हैं। अब स्तंभ लेख 7 और शिलालेख 14। सरकारी भूमि को उस टाइम सीता भूमि कहा जाता था और मौर्य शासन लगभग 137 वर्षों तक रहा मगध पर और मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वह बृहद्रथ था। नेक्स्ट पॉइंट है मौर्य वंश के बाद मगध पर सुंग वंश का शासन हुआ। यहाँ पर ग छूट गया। सुंग वंश का शासन हुआ। ह सी न मौ सु मौ से मौर्य वंश, सु से सुंग वंश। तो सुंग वंश का शासन हुआ जिसकी नींव पुष्यमित्र सुंग ने रखी थी। सुंगों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की थी। सुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था और देवभूति की हत्या कर 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने करके और मगध पर कन्नौ वंश की स्थापना की। तो कन्नौ वंश का संस्थापक वासुदेव हुआ और कन्नौ वंश का अंतिम शासक सुशर्मा हुआ। यहाँ पर हसीन मौसू का कन्नौ वंश भी समाप्त हुआ और सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा यानी कन्नौ वंश के अंतिम राजा सुशर्मा की हत्या कर मगध पर सातवाहन वंश की स्थापना की और ब्राह्मणों को जो भूमि अनुदान देने की प्रथा थी सर्वप्रथम सातवाहन शासकों ने प्रारंभ किया था। तो यहाँ पर टोटल 40 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है, जो कि आपको टोटल 7 डायनेस्टी से रिलेटेड है और मगध पर टोटल यहाँ पर जितने लोगों ने शासन किया था उसका सारा विस्तार समाप्त हो चुका है। 7 राजवंशों का यहाँ विवरण समाप्त हो चुका है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट करना ना भूलें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं ऐसे ही और नए सीरीज और नए अपडेट के साथ में। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।